जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल MR बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। मैं मंटू कुमार रजक। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग एक चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, जो 12th केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से सिलेबस के हिसाब से देखें तो 8 नंबर के लिए हमको पढ़ना है। इससे 3 या 4 ऑब्जेक्टिव आपको अवश्य ही मिलते हैं, या 2 नंबर में भी प्रश्न या 5 नंबर में भी प्रश्न मिला जुला कर पूछ सकता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आइए हम इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इनके गुण धर्म देखेंगे। एनसीईआरटी के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को भी हम लोग देखेंगे। तो आज का हमारा सेशन बस इतना रहेगा कि डी और एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। मुख्य रूप से डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा है डी ब्लॉक के तत्व। तो डी ब्लॉक के तत्व के बारे में हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने ये प्रश्न उठता है कि वास्तव में ये डी ब्लॉक का तत्व क्या होता है, किसे कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे आवर्त सारणी। ये आप 11वीं से या 9th 10th से ही आप लोग थोड़ा पढ़े होंगे। तो आप पढ़े होंगे कि आवर्त सारणी में टोटल तत्वों को सुविधा के दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए हम लोग इसे 4 ब्लॉक में बांटते हैं। एक एस ब्लॉक, एक पी ब्लॉक, एक डी ब्लॉक और एक एफ ब्लॉक। ये एस ब्लॉक के तत्व वे होते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। और आप जानते हैं कि एस ऑर्बिटल में मुख्य रूप से 2 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, अधिक से अधिक 2। इसलिए एस ब्लॉक के तत्वों को 2 ग्रुपों में रखा गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। आप पढ़े होंगे हॉलीना को रब से फरियाद, ये एक ट्रिक है याद करने का, आप पढ़े होंगे। यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, ये जो है ये पहला ग्रुप, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, लिथियम का परमाणु संख्या 3, तो यानी 2 ग्रुपों में रखा गया है एस ब्लॉक के तत्वों को। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो यदि सोडियम का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। हम थोड़ा बेसिक से चलते हैं, थोड़ा पीछे। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसका यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 1s2 2s2 2p6 2 4 6 2 2 4 6 10 एक बाद क्या होता है, देखिए ये 2 8 1 होता है ना। इसी को हम लोग लिखते हैं 1s2, यानी पहला सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में चलते हैं तो एस और पी दोनों आता है, ठीक है। तो 2s2 और 2p6, और तीसरा में चलते हैं तो 3s1। तो देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है यानी सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, एस ऑर्बिटल में जा रहा है। इसलिए हम बोलते हैं कि सोडियम किस ब्लॉक का तत्व है, तो एस ब्लॉक का तत्व है। यदि पूछ दिया जाए किस ग्रुप का है, तो पहला ग्रुप का है। किस आवर्त का है, तो तीसरा आवर्त का है। ये आवर्त को बताता है, आवर्त, और ये आपको ग्रुप को बताता है, पहला ग्रुप, और एस ब्लॉक को बताता है। तो मुख्य रूप से एस ब्लॉक के तत्व, एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में उपस्थित होते हैं, उसे एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। उसी तरह पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो पी ब्लॉक के तत्व वे होते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। इसका यदि आप उदाहरण लेंगे
तो जैसे ले लीजिए कार्बन, तो कार्बन का परमाणु संख्या क्या होता है? 5 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 5 होता है कि 6 होता है? 6 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 और 4 बनाएंगे इस रूप में। अफवाहों का रूल ध्यान में रखना है, जो भी आपके सामने समस्या होगी बस अफवाहों का नियम याद रखना है, उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। तो ये 1s2 2s2 और 2p2। तो देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, यानी कार्बन का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में जा रहा है? तो p ऑर्बिटल में जा रहा है, इसलिए हम बोलेंगे कि कार्बन जो है किस ब्लॉक का तत्व है? तो p ब्लॉक का तत्व है। ठीक है, तो ये p ब्लॉक का तत्व है। तो इतना तो समझ गए कि s ब्लॉक का तत्व क्या होता है। तो जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रवेश हो वो s ब्लॉक का तत्व है, जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रवेश करे वो p ब्लॉक का तत्व है। ठीक उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे d ब्लॉक के तत्व। तो d ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं? तो d ब्लॉक के तत्व वे होते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, सामान्य रूप से हम ये समझ सकते हैं। और f ब्लॉक के तत्व वो होते हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, ये सामान्य रूप से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस आधार पर यदि हम चलेंगे आगे तो ब्लॉक मुख्य रूप से तत्वों के सुविधा के दृष्टिकोण से इन्हें ब्लॉक में बांट दिया गया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, यानी हमारे आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं। तो ये एस ब्लॉक एकदम छोटा सा पार्ट है, सबसे बाएं ये आपका डी ब्लॉक है, ये बीच वाला जो पर्सन है ये डी ब्लॉक है। इधर यदि हम चलते हैं तो इधर हमारा होता है पी ब्लॉक, ये हमारा होता है पी ब्लॉक, पी ब्लॉक होता है। ये हमारा होता है डी ब्लॉक। इधर चलते हैं 2 ग्रुपों में, 2 और इधर ग्रुप ले लेते हैं हम। ये वाला जो पोजीशन देखते हैं ये हमारा होता है एस ब्लॉक, ये एस ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और बीच में जो होता है डी ब्लॉक। इसमें से 2 नीचे निकाल दिया जाता है, ये 2 श्रेणियां, ये आपका आता है एफ ब्लॉक। इतना आप लोग समझ गए, यानी एस ब्लॉक को सबसे बाएं रखा गया है, पी ब्लॉक को दाएं रखा गया है। इसका ग्रुप 1 और 2 है, 1 और 2 है। इस पी ब्लॉक में चलेंगे तो मुख्य रूप से 13, 14, 15, 16, 17 और 18, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रुप, यानी पी ब्लॉक में टोटल 6 ग्रुप हैं, एस ब्लॉक में टोटल 2 ग्रुप हैं और डी ब्लॉक में टोटल 10 ग्रुप हैं। ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो ये पहला ग्रुप और दूसरा ग्रुप जो है एस ब्लॉक के लिए है। 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये पी ब्लॉक के लिए है। और ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपका डी ब्लॉक के लिए है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं, एस ब्लॉक के तत्वों को 2 ग्रुपों में रखा गया है, पी ब्लॉक के तत्वों को 6 ग्रुपों में रखा गया है और डी ब्लॉक के तत्वों को 10 ग्रुपों में रखा गया है। इसका भी एक कारण है, क्या कारण है देखिए, एस ब्लॉक में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसलिए इसको 2 ग्रुप में रखा गया है। पी ब्लॉक में पी ऑर्बिटल में चलेंगे तो अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसको 6 ग्रुप में बांटा गया है। और डी ब्लॉक में 10 ग्रुप को इसलिए रखा गया क्योंकि डी ऑर्बिटल में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं। ठीक है, इसलिए इसको 10 ग्रुपों में बांटा गया है। और एफ ब्लॉक को 2 भागों में बांटा गया है क्योंकि एफ में अधिकतम 14, एफ ऑर्बिटल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया और दोनों भागों में 14 तत्वों को रखा गया है। ठीक है, तो इस आधार पर ये आपका हो गया एक आवर्त सारणी का सजावट ब्लॉक के आधार पर। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आप पढ़ लिए होंगे, ये अगर नहीं पढ़े हैं तो डी ब्लॉक को थोड़ा समझने में दिक्कत होगा। ठीक है, तो आप पढ़े होंगे 11th में, जरूर आप एक बारे में पढ़े होंगे। तो डी ब्लॉक ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन हम उन्हीं बिंदुओं को लेकर चलते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ये समझने के लिए ये थोड़ा ये ढांचा हमारे माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि एस ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन,
p ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन, f ऑर्बिटल में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन। यानी s 2 गो, p 6 गो, d 10 गो और f 14 गो। इसलिए s ब्लॉक के तत्वों के लिए 2 ग्रुप हैं, p ब्लॉक के तत्वों के लिए टोटल 6 ग्रुप है, d ब्लॉक के तत्वों के लिए टोटल कितना है 12। यानी पूछा जाए आवर्त सारणी में, आधुनिक आवर्त सारणी में टोटल ग्रुपों की संख्या कितनी है 18। ठीक है, यानी वर्ग 18 और आवर्त कितना है, आवर्त 7 है। आवर्त यानी कितना है 7 है। तो चलिए तब हम लोग चलते हैं अपने बिंदु की, अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं। तो अभी हमने देखा कि एस ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में उपस्थित हो। पी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, तो जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में उपस्थित हो, उसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि डी ब्लॉक के तत्व क्या है, तो उसी आधार पर हम परिभाषा दे सकते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व वे तत्व हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ यदि हम विधिवत रूप में चले तो ये परिभाषा भी हमारा काम देगा, लेकिन असली परिभाषा हमारा क्या है देखिए। सबसे पहले आप जानेंगे कि डी ब्लॉक के तत्वों को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये दोनों के बीच में है, इधर आपका एस ब्लॉक है और इधर आपका पी ब्लॉक है, दोनों के बीच में है, इसलिए इसको संक्रमण कहा जाता है। यानी एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के गुणों को थोड़ा थोड़ा समाहित रखा है डी ब्लॉक के तत्व, इसलिए इसको संक्रमण कहते हैं। संक्रमण यानी दोनों के बीच में है। देखिए एस ब्लॉक और पी ब्लॉक दोनों के बीच में है कि नहीं डी ब्लॉक। ठीक है, तो डी ब्लॉक के तत्वों को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व भी कहते हैं। संक्रमण तत्व अब होता क्या है, संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक तत्व होता क्या है, तो संक्रमण तत्व वे हैं जिनके पेनाल्टीमेट सेल में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये 12th क्लास के बच्चे ये परिभाषा बोलेंगे, 9th 10th में जो बच्चे हैं बस इतना बोल देंगे, जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में उपस्थित हो वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। आप भी बोलेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन आपकी बुक में ऐसा मिलेगा, कोई सेट देखेंगे तो ऐसा मिलेगा, पूछ देगा कि जिनके पेनाल्टीमेट सेल में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे रहते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व यानी डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, अब यहां समझना है आंशिक रूप से भरे होते हैं, इसका मतलब क्या होता है। जिंदगी से देखिए कह रहा है कि संक्रमण तत्व वे हैं जिनके पेनाल्टीमेट सेल में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होते हैं। ये समझना है पेनाल्टीमेट सेल क्या होता है। ये आपका हो गया नाभिक, ये पहला सेल, दूसरा, तीसरा, चौथा, मान लीजिए। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं एन, क्या बोलते हैं एन। तो ये हमारा हो गया एन, इधर चलेंगे तो ये हमारा n-1 कहलाता है, इधर चलेंगे तो ये हमारा n-2 कहलाता है। समझ रहे हैं ना, यानी ये चौथा है, तो ये तीसरा है, तो ये दूसरा है, तो ये आपका पहला है। तो इसी को बोलते हैं सेकेंड लास्ट को बोलते हैं, सेकेंड लास्ट। इधर से सेकेंड लास्ट है ना, इधर से सेकेंड लास्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पेनाल्टीमेट सेल, डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा हो। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि संक्रमण तत्व वो हैं जिनके n-1 इंटू डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरे हो। अपूर्ण रूप से मतलब क्या, यानी डी में अधिकतम 10, तो 10 हो जाएगा तो पूर्ण रूप से भरा हो गया। तो ये अपूर्ण कह रहा है, अपूर्ण का मतलब कि 1 से 10 के बीच में, 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, यानी 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6, तो आंशिक रूप से भरा हो। आंशिक रूप से भरा मतलब पूर्ण रूप से भरा न हो, जैसे 10 नहीं होना चाहिए, डी 10 कर देते हैं, तो ये तो हमारा आंशिक रूप से भरा है कि पूर्ण रूप से भरा है, डी में अधिकतम 10। तो घर के हिसाब से चलेंगे तो डी कक्षक में कितने होते हैं घर, 5, 1 2 3 4 और ये 5, और इसमें एक, इसमें एक, इसी तरह से ना हम लोग भरते हैं। हुंड रूल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरता है और फिर जोड़ा बनना शुरू होता है, फिर इधर से
तो ये बताइए, तो ये प्रत्येक घर में 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, तो ये पूर्ण रूप से भरे हुए। ये डी कक्षक है, डी ऑर्बिटल है, डी ऑर्बिटल है। क्या ये आंशिक रूप से भरा है? नहीं। एगो कोई हटा देंगे, आंशिक रूप से भरा है। दो गो हटा दीजिए, आंशिक रूप से भरा है। तो यही कह रहा है कि संक्रमण तत्व वे हैं जिनके पेनल्टीमेट सेल में, पेनल्टीमेट सेल का मतलब n-1 इंटू डी कक्षक आंशिक रूप से भरे रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं क्या? डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे। इन तत्वों को डी ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, असंक्रमण तत्वों को ही डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। इन्हें डी ब्लॉक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन तत्वों के परमाणु अपने अंतिम इलेक्ट्रॉन को डी ऑर्बिटल में ही प्राप्त करते हैं। अंतिम इलेक्ट्रॉन को कहाँ प्राप्त करते हैं? डी ऑर्बिटल में ही प्राप्त करते हैं। तो डी ऑर्बिटल यानी डी ब्लॉक के तत्वों की यदि हम शुरुआत करें तो एस्केडियम से शुरू होता है, परमाणु संख्या 21। इससे पहले आप लोग देखेंगे, ये समझ रहे हैं ना थोड़ा थोड़ा? देखिए, जैसे मान लेते हैं कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। जब इसका आप बनाते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2 8 8 2 बनाते हैं। ये अफवाहों के रूल से चलेंगे, ये एकदम बेसिक चीज होगी। अफवाहों में चलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे? 1:2। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आपको समझ में ना आया होगा तो यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं अगर समझ में ना आ रहा है तो। क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारी यदि नहीं रहती है तो फिर इन सभी बिंदुओं को हम समझ नहीं पाएंगे। तो 2 के लिए 1:2 यानी पहला सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में जब प्रवेश करते हैं तो दूसरा में S और P दोनों होता है। ये समझिएगा, इस चीज को समझिएगा। ये नाभिक होगा, ये पहला, तो ये S हो गया। इसमें चलते हैं तो S और P दोनों होता है। इसमें चलते हैं तो S P और D तीनों होता है। और इसमें चलते हैं तो S P D और F ये चारों होता है। तो ये पहला में तो S, तो S सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो पहला में, दूसरा में जब प्रवेश करेंगे तो दूसरा में S और P दोनों है। तो ये दूसरा S में 2 गो, S चाहे दूसरा में हो या पहला में हो या तीसरा में हो, जब भी रखेगा अधिक से अधिक 2 ही रखेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो 2s2 और 2p6, p अधिकतम को लेता है 6 गो, तो ये हो गया कि नहीं? दूसरा में S और P दोनों, ये 2s और 2p बता रहा है कि दूसरा घर है, तो दूसरा में S और P दोनों है। तो 2s2 2p6 ये फुल हो गया। तीसरा में तो 3s2 3p6 इसमें भी हो गया। तीसरा में जब चलते हैं तो तीसरा में S भी है, P भी है और D भी है। ठीक है, अब चलिए, तो अब यहाँ जब हम चलते हैं तो 1 2 3 इसमें जब चलते हैं तो यह हमारा 4s2 हो जाता है। अब जैसे ही इसके आगे की कहानी हम लोग चलेंगे तो देखिए इसमें का डी ऑर्बिटल अभी बच रहा है कि नहीं बच रहा है? ये बच रहा है कि नहीं? डी बच रहा है। तो यहीं अब एक आगे यदि हम एक लगा देते हैं 21 तो हमारा चला जाता है 3d1 में, चला जाता है 3d1 में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पहले उसी में प्रवेश करता है जिसमें n+1 का मान न्यूनतम हो। n+1 का मान क्या हो? न्यूनतम हो। ये अफवाहों का रूल है, अफवाहों का रूल पढ़ेंगे ना आप लोग, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने की विधि, ये सब आपको समझ में आएगा। हमारे कहने का मतलब बस इतना था कि कैल्शियम जो होता है ये S ब्लॉक, ये कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आपका ये मिलेगा। जैसे ही आप इसके आगे एक बढ़ेंगे यानी एस्केडियम पे प्रवेश करेंगे तो आप देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में चला गया, यानी डी में एक इलेक्ट्रॉन। तो यहीं से तो डी ब्लॉक की शुरुआत हो गई, यहीं से डी ब्लॉक की शुरुआत हो गई। तो बताइए तो n-1, तो n-1 यही तो लिखा है पेनल्टीमेट सेल में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा हो, या हम इसी को बोल सकते थे संक्रमण तत्व वे हैं जिनके लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 डी ऑर्बिटल में अपूर्ण रूप से भरे होते हैं। कैसे अपूर्ण रूप से n-1 काहे बोले? क्योंकि यहाँ जब आप निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये सब अफवाहों के रूल से जाएगा।
कैल्शियम का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो आपको आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब जैसे ही चलते हैं तो यहाँ 3d1 आता है। तो वास्तव में तो यहाँ n का मान 4 है कि नहीं है। यहाँ n का मान यदि आपसे पूछा जाए n का मान कितना है तो n का मान 4 है। तो n का मान 4 है। आई कहता क्या है संक्रमण तत्व वे होते हैं जिनके पेनल्टीमेट सेल में यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी कक्षक अपूर्ण रूप से भरा हो। तो n का मान तो 4 है। तो n का मान 4 तो है लेकिन एक में से एक कम करेंगे तो 4 में से एक कम करेंगे तो 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो बताइए तो n-1 बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो ना। इसको हम बोलेंगे n-1। तो यहां से शुरुआत होता है और बताइए 1 से शुरुआत होता है कहां तक जाएगा 10 तक जाएगा। तो 10 तक जाएगा तो लास्ट क्या होगा जिंक होगा। तो यानी पहला यदि डी ब्लॉक की शुरुआत करें तो एस्केडियम से शुरू होता है 21 से शुरू होता है। भरते भरते अब डी है तो डी 1 से लेके कहां तक जाएगा 10 तक जाएगा। तो 10वां कहां होगा 21 22 23 यानी 30। तो जिंक हो जाएगा आपका 30। इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि डी ब्लॉक की शुरुआत एस्केडियम से होता है। यानी n का मान यदि हम 4 रखते हैं तो पहला श्रेणी प्राप्त होता है डी ब्लॉक का। आगे देखिए मिलेगा। तो इतना समझ में आया। इन तत्वों को डी ब्लॉक तत्व भी कहा जाता है क्योंकि इन तत्वों के परमाणु अपने अंतिम इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखते हैं डी ऑर्बिटल में ही प्राप्त करते हैं। जैसे एस्केडियम से शुरुआत होता है डी ब्लॉक का। आगे देखिए लेकिन यह परिभाषा जो है कॉपर पर लागू नहीं होगा, जिंक पर लागू नहीं होगा, कैडमियम पर लागू नहीं होगा, मरकरी को संक्रमण तत्व कहलाने से वंचित करता है। काहे वंचित करता है क्योंकि तो कह रहा है कि पेनल्टीमेट सेल में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा हो। लेकिन इसमें जब चलेंगे ना तो डी जो होता है इसमें चलेंगे तो डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भर जाएगा। पूर्ण रूप से भर जाएगा। कैसे पूर्ण रूप से भरेगा देखिए। ये अफवाहों के रूल से चलेंगे तो ये आपका अपवाद है। कॉपर का 29 आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 गिनिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 9 29। ये हमारा तो सामान्य रूप से हुआ लेकिन ये अपवाद है। अफवाहों का रूल है अपवाद है। क्या अपवाद होता है देखिए। ये कॉपर 29 इस ग्रुप में जितने भी आएंगे ये कॉपर आएगा, सोना आएगा, चांदी आएगा, समझ रहे हो ना। ये सब अपवाद वाले हैं। क्रोमियम आएगा, ये सब अपवाद में आते हैं। कैसे अपवाद में देखिए। ये डी ऑर्बिटल का नियम है। डी ऑर्बिटल का नियम है कि इसका क्षमता कितना है अधिक से अधिक 10। तो नियम है कि पूरा से एगो कम नहीं लेता है, आधा से एगो कम नहीं लेता है। तो इसका मतलब कि इसको पूरा से यानी 10 से एगो कम ही कभी नहीं लेगा। तो इस स्थिति में इसको एगो दे देगा। तो ये सब 10 का 10 होगा। बस यहाँ क्या हो जाएगा 4s1 और 3d10। तो एक डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भर जाता है। हमारा परिभाषा क्या कहता है कि डी ब्लॉक के तत्व वो हैं जिनके पेनल्टीमेट सेल में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा हो। आंशिक रूप से ही भरा हो लेकिन यहाँ आंशिक रूप से नहीं पूर्ण रूप से भरा है। ठीक वही बात यहाँ जिंक के साथ होगा। 30 है तो 30 है तो ये 29 है 30 है तो 30 है तो क्या होगा 4s2 3d10। उसी तरह यहाँ चलेंगे कैडमियम में चलेंगे तो यही होगा। कैडमियम में भी चलेंगे तो 5s2 4d10। इसी तरह आप उसमें चलेंगे मरकरी में चलेंगे तो 6s2 और 5d10। यानी ये डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भर जाता है। तो ये परिभाषा इनको संक्रमण तत्व कहने से वंचित करता है लेकिन फिर भी इन्हें डी ब्लॉक में ही रखा गया है। क्यों रखा गया है देखिए क्योंकि इनके गुण डी ब्लॉक के तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं। ठीक है। तो यह परिभाषा माने यही कि डी ऑर्बिटल अपूर्ण रूप से भरा होता है वो होता है ना डी ब्लॉक के तत्व। लेकिन यह परिभाषा इन चारों को कॉपर को, जिंक को, कैडमियम को और मरकरी को संक्रमण तत्व कहलाने से वंचित करता है क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल अपूर्ण नहीं रहते हैं। ये प्रश्न पूछ सकता है ध्यान से
समझेंगे आप लोग, डी ऑर्बिटल अपूर्ण नहीं रहते हैं, फिर भी इन तत्वों को संक्रमण तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनके कुछ गुण संक्रमण तत्वों के गुणों के समान है। ठीक है, तो ये है आपका, पूछ सकता है कि ये कॉपर, जिंक, कैडमियम और मरकरी ये संक्रमण तत्व नहीं कह सकते हैं। क्यों? बोल सकते हैं क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरा रहता है। फिर कोई पूछ दे कि फिर ये भी पूछ सकता है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी के डी कक्षक पूर्ण रूप से भरा हुआ है, फिर भी इन्हें संक्रमण तत्वों की श्रेणी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि इनके गुण संक्रमण तत्वों के संक्रमण तत्वों के गुणों से मिलते जुलते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्वों की श्रेणी में ही रखा गया है। ठीक है, चलिए अगला बिंदु है कि संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d 1 से 10 इंटू ns 1 से 2 होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, यहीं से हर चीज आपको मिलेगा। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d, तो d होगा तो d ऑर्बिटल कहां से 1 से 10 तक इंटू ns 1 से 2 होता है। अब इसी सामान्य सूत्रों में आप बारी बारी से रहकर देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? देखिए, इन सामान्य सूत्रों में यदि n बराबर 4 रखें तो 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व प्राप्त होंगे। 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व, इसमें n का मान यदि 4 रखते हैं तो ये 4 होगा ना, यहां से बहते में तो 4 होगा, तो 4s, तो s में या तो 1 होगा ना तो 2 होगा, 1 से 2 ये तक ना होता है s में, तो इसीलिए ये 4s2, तो यहाँ क्या होगा, ये 4 होगा तो 1 को कम कर देंगे तो 3 होगा कि नहीं होगा। तो यदि n का मान यदि आप 4 रखते हैं तो 3D श्रेणी के संक्रमण तत्व प्राप्त होंगे। ये सामान्य सूत्रों को ध्यान में रखेंगे, n-1 d में 1 से 10 तक और ns में 1 से 2 तक। यदि n का मान यदि आप 4 रखेंगे तो 3D संक्रमण तत्वों की श्रेणी प्राप्त होगी। 4 रखेंगे तो देखिए, 4 रखते हैं तो 4-1 d 1 से 10, ये 4s 1 से 2, तो 4 में से 3d 1 से 10, 4s 1 से 2, तो यदि n का मान 4 रखेंगे तो कौन श्रेणी मिलेगी संक्रमण की? 3D श्रेणी मिलेगी। ये 3D संक्रमण श्रेणी कहां से शुरू होती है? एस्कैडियम से। एस्कैडियम की परमाणु संख्या 21 और एक अंत कहां से होगा? जिंक पर। जिंक का परमाणु संख्या 30। तो ये 3D संक्रमण श्रेणी है। 3D संक्रमण श्रेणी कहां से शुरू होता है? एस्कैडियम से। परमाणु संख्या 21 और यहां से भरते भरते कहां तक जाएगा? Zn जिंक पर जाएगा। यदि यही n का मान यदि आप 5 रखेंगे तो यहाँ 5 रखेंगे तो ये 4 होगा कि नहीं होगा? तो ये हमारा 4D श्रेणी प्राप्त होगा। और 4D संक्रमण श्रेणी इट्रियम से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? इट्रियम से शुरू होता है, परमाणु संख्या 39, और खत्म कहाँ होता है? कैडमियम। कैडमियम यानी परमाणु संख्या 48 पर खत्म होता है। ये चौथा श्रेणी का संक्रमण तत्व यानी संक्रमण तत्वों की चौथा श्रेणी है। इसके बाद यदि n का मान यदि आप 6 रखेंगे यहाँ तो इसे कम करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, तो ये 5D श्रेणी यानी संक्रमण तत्वों की 5वां श्रेणी प्राप्त होगा। 5वां श्रेणी यानी तीसरा श्रेणी, पहला श्रेणी को 3D श्रेणी, दूसरा श्रेणी को 4D श्रेणी और तीसरा श्रेणी को 5D श्रेणी यानी संक्रमण 5D संक्रमण श्रेणी बोलेंगे। इसका शुरुआत कहाँ से होता है? लैंथेनम से होता है। कहाँ से होता है? लैंथेनम से। परमाणु संख्या 57 से शुरू होता है और कहाँ जाता है? 80 तक जाता है यानी मरकरी तक जाता है। मरकरी तक यानी 80 तक जाता है। यानी इस आधार पर हम बोलेंगे कि टोटल 3 श्रेणियां होती है, एक 3D, एक 4D और एक 5D। ऐसे तो 4 श्रेणियां हैं, एक 6वां श्रेणी भी है, लेकिन ये आधा अधूरा है। पुराना डाटा के हिसाब से चलेंगे तो ये अधूरा है, लेकिन अभी वर्तमान के रूप से देखेंगे तो ये भी पूर्ण रूप से हो गया है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यानी डी ब्लॉक यानी संक्रमण श्रेणियां 3 हैं मुख्य रूप से, 3D, 4D और 5D, और इन सब में 10-10 धातुएं हैं। इसमें सब धातुएं हैं, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 इसमें, 10 तिहाई 30।
और ये चौथा श्रेणी जिसको 6D संक्रमण श्रेणी कहते हैं, ये पुराने डाटा के हिसाब से ही लिखना पड़ता है। ठीक है, तो ये 6वां श्रेणी है, लेकिन मुख्य रूप से कितने श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं। तो ये है, आप समझ गए कहाँ से शुरू होता है? एस्केडियम से शुरू होता है, जिंक पर समाप्त होता है। ये चौथा श्रेणी जो है इंट्रियम पर शुरू होता है, यानी 39 से शुरू होता है परमाणु संख्या, और कैडियम 48 पर खत्म होता है। 5वां श्रेणी यानी तीसरा श्रेणी, जिसको 5D संक्रमण श्रेणी बोलेंगे, ये तीसरा श्रेणी, ये पहला श्रेणी, ये चौथा श्रेणी, ये तीसरा, ये पहला श्रेणी, दूसरा श्रेणी और ये तीसरा श्रेणी। ठीक है, इसको 3D संक्रमण श्रेणी बोलते हैं, इसको 4D संक्रमण श्रेणी बोलते हैं, इसको 5D संक्रमण श्रेणी बोलते हैं, जो लैंथेनम से शुरू होता है और मरकरी यानी 57 से लेकर 80 तक ये जाता है। ये था आपका डी ब्लॉक के तत्वों की कुछ सामान्य जानकारी आज हम लोगों ने देखा। अब अगला हमारा वीडियो होगा, यानी अगला पार्ट हमारा रहेगा डी ब्लॉक के तत्वों के गुण, यानी संक्रमण तत्वों के गुण। ठीक है, ये सेशन हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद।